Manoj sir, can you hear me? Manoj sir, kindly unmute yourself, please. Yes. Actually, you have to unmute once more. I am muting all the participants. Manoj sir, now you can unmute, please. Kindly unmute, please. Yes, Manoj sir, now you can take classes. Thank you. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग ये बात करते हैं कि मेजरिंग का मतलब ये कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया कि अगर वाटर को मेजर करना होगा, वाटर को, तो इसके लिए भी हमें कोई ना कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग लीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं अगर कोई किलोमीटर है, इस किलोमीटर को यानी दूरी को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यहाँ तो हम लोग और किसी चीज की बात कर रहे थे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये देखा जाए कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि वोल्ट मीटर है, तो अगर हम ये कहें कि करंट है, वोल्टेज है, पावर फैक्टर मीटर है, वाट मीटर है, एनर्जी मीटर है, इन सभी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसी को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर होगा, एमीटर होगा। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है। पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए पावर फैक्टर मीटर की जरूरत पड़ती है। वाट मीटर को मेजर करने के लिए पावर को मेजर करने के लिए वाट मीटर की जरूरत पड़ती है। और अगर एनर्जी की बात करें तो इसको मेजर करने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट, तो अगर ये देखा जाए इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर हम ये कहें कि चाहे वो करंट है, वोल्टेज है, पावर फैक्टर मीटर है, एनर्जी मीटर है, फ्रीक्वेंसी है, इन सभी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो कि हमें दिखाई नहीं देती है उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तीसरा जो है वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कहा गया कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, चाहे वो वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, इन सभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है या जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसी को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन में ये देखा गया कि तीन तरह के बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो आपका इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा जो होता है वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, और तीसरे इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो जो है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। यानी सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि वे इंस्ट्रूमेंट जो मापी जाने वाली क्वांटिटी है, मापी जानी क्वांटिटी की सहायता से स्केल पे, अगर हमने ये कहा ये जो है एक कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये देखा गया कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी वो सीधे जो है स्केल पे उस क्वांटिटी को मान लेते हैं कि ये एमीटर होगा। अगर एमीटर में यहाँ पे 0 एम्पियर की करंट है, 1 2 3 4 5 6, अगर हमें जैसे ही इसको सप्लाई दिया गया, यहाँ से मान लेते सप्लाई दी गई होगी, और जब सप्लाई दिया गया होगा तो ये इंडिकेटर क्या हुआ होगा कि ये जो है आगे कुछ गया होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी वो मान लेते कि यहाँ पे आके ये पॉइंटर डूब गया। तो हमने कहा कि मान लेते ये एमीटर है, तो एमीटर ये बता रहा है कि 3 एम्पियर की करंट जो है उसमें फ्लो हो रही होगी। जब 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी वो सीधे जो है स्केल पे हमें मेजर करके दे देती है वैल्यू, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग कहते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, ओम मीटर, ये सभी जो है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये पूछा जाता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो पहला ऑप्शन ये दे दिया गया कि मान लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन दे दिया गया ये एक वोल्ट मीटर दे दिया गया। दूसरा हो गया एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। तीसरा जो है ऑप्शन बी, सी ऑप्शन दे दिया गया फ्रीक्वेंसी मीटर। चौथा दे दिया गया नन ऑफ डी। ये पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, तो हम ये कहते हैं कि वोल्ट मीटर जो होगा वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। ये जो होगा वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, या वो इंस्ट्रूमेंट जो है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं
कि इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये देखा जाता है कि एक निश्चित समय यानी एक टाइम पीरियड में जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करके हमें प्राप्त होता है स्केल पे, उसी को हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। यानी हमने ये कहा कि एक निश्चित समय तक अगर जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी, एक निश्चित समय या एक निश्चित टाइम पीरियड में जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करके हमें वैल्यू प्राप्त होती है, उसी को हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे एनर्जी मीटर, एनर्जी एक एग्जांपल इसका बस है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, वो एनर्जी मीटर होगा, वो आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसमें ये पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ए ऑप्शन में इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए, तो ये दे दिया, ये है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। अब ऑप्शन में दे दिया गया है, पहला तो ये दे दिया है एनर्जी मीटर, बी ऑप्शन दे दिया गया, बी ऑप्शन दे दिया गया वोल्ट मीटर, और सी ऑप्शन दे दिया गया, सी ऑप्शन दे दिया गया एमीटर, और डी ऑप्शन दे दिया गया वाट मीटर। अब ये पूछ लिया गया कि एनर्जी इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है एनर्जी मीटर जो होगा वो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है या इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तीसरा जो है वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है वो रिकॉर्ड करने के बाद, हमने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करती है। पहले क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड करने के बाद एक ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर पे वो प्रदर्शित कर देती है या डिनोट कर देती है, उसी को हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करें कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते होंगे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो एक आप लैब में भी देखे होंगे सीआरओ होता है, सीआरओ हो गया, ये जो है सीआरओ, ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोग लैब में भी यूज किया जाता है। सीआरओ कैथोड रेड ऑक्साइड जो होगा ये आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में ये देखा जाए तो जो आपका पावर हाउस होता है वहां पे भी रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। या फिर हम ये कह देते हैं कि जो ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी मशीन, वो भी जो है वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आती है। ये सभी जो है आपके हम लोग देखा गया कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, या बात कर ली जाए इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उससे क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट
जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जो है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, या हम ये कहते हैं कि इसमें जो है एक जो इंडिकेशन होता है, जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये आपका स्केल दिया हुआ है, एक एमीटर है और ये इसका स्पेंडेंस है, यहाँ पे ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट, यानी ये पॉइंटर जो है जब तक ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक इसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकता है। यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क यहाँ पे, यानी बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो रहा है। वो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है, अगर हम लोग ये बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क की, तो बेसिकली डिफ्लेक्टिंग टार्क को जो है हम लोग टी से डिनोट किया जाता है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी से डिनोट किया जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि ये देखा गया कि जब हमने एमीटर को सप्लाई दिया गया होगा, यानी जैसे ही हमने एमीटर को यहाँ से सप्लाई दिया, तो इस सप्लाई देने के कारण क्या हुआ होगा कि यहाँ पे एक डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हुआ होगा। जो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हुआ होगा, अब ये पॉइंटर जो है यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका मतलब कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो वो मान लेते हैं कोई ना कोई एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो इसके जो है किस किस प्रिंसिपल पे हमें कैसे कैसे जो है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में ये यहाँ पे देखा जा रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण भी, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण भी डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होता है। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तीसरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ये सभी जो है प्रिंसिपल है जो कि डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होते हैं। इन सभी से जो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो रहे होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक, एक तो पहला जो प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो रहा होगा। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि हमने ये कहा कि यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, इसमें जो है हमने यहाँ पे एक पॉइंटर लगा दिया गया। ये आप अगर हम ये कह रहे हैं कि ये देखा जाए कि ये हमने यहाँ पे पॉइंटर लगा दिया गया, एक जो है पोल है, मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, यहाँ नॉर्थ होगा, ये साउथ पोल होगा। यहाँ पे हमेशा जो फ्लक्स लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होगी। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लगा दिया गया, ये पॉइंटर जो है ये स्केल पे जुड़ा हुआ होगा। अब ये देखा जाए कि इस पॉइंटर को पहले क्या रहा होगा, ये 0 की कंडीशन में रहा होगा, ये 0 1 2 3 और ये 4। हमने ये कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये देखा जाए कि एक यहाँ पे स्पिन लगा देते हैं और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है। ये है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने क्या किया कि यहाँ पे
सप्लाई, ये तो ना एक मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया कि ये जो कॉइल है इस कॉइल को बैटरी से जोड़ दिया गया। तो ये कहते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये सप्लाई जा रही होगी इसके अंदर, तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ होगा। तो इस करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ होगा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही यहाँ पे प्रोड्यूस है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि एक फोर्स लगा, और जो फोर्स लगा मान लेते हैं BI L नेचर का फोर्स लग रहा है, ये बराबर BIL, जहाँ पे B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बता रहा है, I जो है उसमें फ्लो होने वाली करंट है, और L जो है उस कंडक्टर की लेंथ को बता रहा होगा। तो जब ये फोर्स लगा होगा तो इस फोर्स लगने के कारण क्या हुआ होगा कि एक टार्क डेवलप हुआ होगा। जब ये टार्क डेवलप हुआ होगा तो ये पॉइंटर जो है वो मूव करके क्या हुआ होगा, ये स्प्रिंग के थ्रू, स्प्रिंग से क्या हुआ होगा कि ये जो है स्प्रिंग इस तरह से घूमी होगी, तो ये पॉइंटर जो है ये मूव किया होगा, और जब ये मूव किया होगा यानी कि क्या हुआ, इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही ये डिफ्लेक्शन हुआ। और जब डिफ्लेक्शन हुआ तो हम ये कहते हैं कि वहां पे एक डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, एक डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो गया। तो इस टार्क के कारण जो है ये पॉइंटर जो है वो मूव किया। तो हमने ये कहा कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही हमें वहां पे डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो रहा होगा, वो डिफ्लेक्टिंग टार्क मिल रहा होगा। तो हम ये कहते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा होगा, तो हम ये कहते हैं कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो है उसमें टार्क उत्पन्न हो रहा होगा। उसी तरह से हीटिंग इफेक्ट की बात किया जाए तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जब वोल्टेज दिया गया होगा तो इसमें एक आई एम्पियर की करंट फ्लो हुई होगी। तो इस करंट तो एच बराबर हम जानते हैं I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। तो ये देखते हैं कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे एक हीट उत्पन्न हुआ होगा, और जब हीट उत्पन्न हुआ होगा तो ये क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ी होगी, और जब लेंथ बढ़ी होगी तो ये जो पॉइंटर है वो मूव किया होगा। अब मूव करने के बाद जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी वो उससे मेजर करके दे देती है। तो बेसिकली ये जो है सभी प्रिंसिपल है कि किस प्रिंसिपल से हमें डिफ्लेक्टिंग टार्क, बेसिकली क्या है कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें मिल रहा होगा वो कैसे मिल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि या तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हमें डिफ्लेक्टिंग टार्क मिल रहा होगा, या ये कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट के कारण हमें मिल रहा होगा, या कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण जो हमें टार्क डेवलप हो रहा होगा, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो है यहाँ पे हमें टार्क जो है वो डेवलप होके मिल रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखा गया कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो किस तरह से प्राप्त हो रहा है। अब उसके बाद जब हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क देख लिया कि क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क ये होता है कि जब हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है या इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो उसमें जो है करंट फ्लो होने के कारण जो है एक टार्क डेवलप होता है। जो टार्क डेवलप होता है उसी को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो बेसिकली डिफ्लेक्टिंग टार्क की अगर हम लोग बात कर रहे होंगे कि डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है, डिफ्लेक्टिंग टार्क वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें मिल रहा होगा किसकी वजह से मिल रहा होगा, इस करंट की वजह से मिल रहा होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। करंट का मान बढ़ रहा होगा तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान भी बढ़ रहा होगा। अब उसके बाद अगर हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क के बाद बात करते हैं कि एक आता है कंट्रोलिंग टार्क। कौन सा, कंट्रोलिंग टार्क। कंट्रोलिंग टार्क होता क्या है कि बेसिकली अगर हम लोग ये देखा जाए कि हमने कहा ये पॉइंट, ये जो है आपका स्पेंडल है, और इस स्पेंडल से ये आपका पॉइंटर जो है वो जुड़ा हुआ है, ये आपका स्केल है।
ये पॉइंटर किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो ये जो है पॉइंटर जो है एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ये पॉइंटर जो होता है वो एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। अब हमने ये कहा कि जब इसको हमने करंट दिया होगा तो इस करंट देने के कारण क्या हुआ होगा कि ये जो है एक यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हुआ होगा। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हुआ है तब ये पॉइंटर जो है यहाँ पे मूव करके आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ की स्थिति को प्राप्त किया होगा तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो हुआ होगा, मान लेते थीटा एंगल जो है वो डिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद ये पॉइंटर हम लोग ये देख रहे हैं कि इस पॉइंटर में जो है ये बेसिकली क्या हुआ कि ये नहीं बता पा रहा है कि कितनी क्वांटिटी होगी, उसमें कितनी करंट या वोल्टेज होगा। क्यों नहीं बता पा रहा होगा? क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये अब स्थिर नहीं हो पा रहा होगा, इसमें जो है वो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। जैसे हमने कहा, देखा गया कि एक जो है यहाँ पे कोई वेट है, यहाँ पे एक वेट है, यहाँ से अगर हम ये कहते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा और यहाँ से ये कह रहे हैं कि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो जब ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये देख रहे हैं कि ये तब भी जो है इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, यानी कि ये इधर नहीं जा रहा होगा या फिर ये रुका नहीं होगा पॉइंट। मान लेते हैं इसी को पॉइंटर मान लिया गया। हमने ये कहा कि यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, जब ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो इसको जो है इधर आ जाना तो आएगा। तो हमने कहा कि एक दूसरा जो है और हमने पॉइंटर ले लिया और यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तभी हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका वेट है वो तभी इधर ही जा रहा होगा, इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर हमने ये कहा कि एक हमने और वेट लिया और ये जो वेट लिया इधर से हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा दिया, तो अब ये देखा गया कि ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आके है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब जितना फोर्स हमने इधर से लगाया उतना ही फोर्स इधर से लगाया। अब हमने कहा कि ये मान लेते हैं कि कोई पॉइंटर है, अब जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये अब जो आपका वेट वस्तु है या जो कुछ भी है ये क्या होगा, उसी स्थिति में बना रहेगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि हमने ये कहा कि एक जो है यहाँ पे जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया होगा तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एक डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा, और जब डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा तो ये डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। तब ये आने के बाद अपनी स्थिति जितना यहाँ पे आके इसको रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बार बार जो है वो डिफ्लेक्शन होता रहता है। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग उसी के बराबर एक यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क लगता है। अगर हमने ये कहा कि डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है वो 5 न्यूटन का लग रहा होगा तो कंट्रोलिंग टार्क भी उसी की अपोजिट में एक 5 न्यूटन का फोर्स और लग रहा होगा। तो क्या होगा, ये पॉइंटर जो है रुक जाता है। तो कंट्रोलिंग टार्क बेसिकली किसे कहते हैं कि जो आपका कंट्रोलिंग टार्क है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर एक टार्क लगता है जिसको हम लोग कंट्रोलिंग टार्क कहा जाता है। तो कंट्रोलिंग टार्क जो है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसी को हम लोग कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। जैसे कि कंट्रोलिंग टार्क की अगर हम लोग बात किया जाए कि कंट्रोलिंग टार्क कितने प्रकार का होता है, तो कंट्रोलिंग टार्क जो है वो 2 तरह के होते हैं। कंट्रोलिंग टार्क जो है वो 2 तरह के, पहला जो है हम लोग बात करते हैं, पहला जो है वो स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, और दूसरा जो है ग्रेविटी कंट्रोल।
पहला जो है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा जो है वो ग्रेविटी कंट्रोल। हमने ये कहा कि बेसिकली कंट्रोलिंग टार्क, अगर आपके दिमाग में बात आ जा रही है, कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है कि जितना डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा है उसी के बराबर एक कंट्रोलिंग टार्क लग रहा होगा, लेकिन जो कंट्रोलिंग टार्क लग रहा है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसी को हम लोग कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग टार्क। यानी कि हर मतलब किसी भी अवस्था में जो डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा है उसी डिफ्लेक्टिंग टार्क के अपोजिट डायरेक्शन में जो टार्क लग रहा है उसी को हम लोग कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। कंट्रोलिंग टार्क बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक आपका स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा जो होगा वो ग्रेविटी कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल की बात कर लेते हैं। तो जो कंट्रोलिंग टार्क लगता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क, हमने ये कहा कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि कंट्रोलिंग टार्क को हम लोग टीसी से डिनोट किया जाता है और ये जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? हमने ये कहा था कि एक हमारा यहाँ पे बेसिकली शाफ्ट है, इसी शाफ्ट पे ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये जो है वो स्केल है, स्केल ये जो है वो स्केल को डिनोट कर रहा होगा। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे ये पहली जो पोजीशन थी वो ये थी, अब ये जो है एमीटर यहाँ पे आ गया, ये पॉइंटर जो है यहाँ पे आ गया होगा। जब वो पॉइंटर यानी कि ये पॉइंटर जो है, अब हमने ये देखा कि ये जो है वो थीटा एंगल बना होगा। क्या हुआ होगा? ये थीटा एंगल बना हुआ होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब थीटा एंगल बना होगा तो वो कैसे बना होगा कि हमने ये कहा कि सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई दी गई होगी। सप्लाई देने के कारण क्या हुआ, जब हमने जैसे सप्लाई दिया होगा तो सप्लाई देने के कारण इसमें एक फोर्स डेवलप हुआ होगा और उस फोर्स के कारण जो है यहाँ पे एक टार्क डेवलप हुआ। टार्क जब डेवलप हुआ तो ये पॉइंटर जो है वो मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो मान लेते हैं कि जो टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा होगा वो 5 न्यूटन का टार्क लगा होगा। अब 5 न्यूटन, इसको रोकने के लिए यहाँ पे 5 न्यूटन का ही एक कंट्रोलिंग टार्क लग रहा होगा। जो 5 न्यूटन का कंट्रोलिंग टार्क लग रहा होगा इस डिफ्लेक्टिंग टार्क के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर डिफ्लेक्टिंग टार्क इस डायरेक्शन में था तो कंट्रोलिंग टार्क जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि कंट्रोलिंग टार्क जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये देख रहे थे कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क आ रहा था वो कहीं ना कहीं करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें मिल रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग कंट्रोलिंग टार्क की बात कर रहे होंगे तो कंट्रोलिंग टार्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये थीटा एंगल, जितना ज्यादा थीटा एंगल होगा, अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया वो पॉइंटर, जब यहाँ पे आ गया तो ये थीटा का मान बढ़ गया, तो हम ये कहते हैं कि जो कंट्रोलिंग टार्क होगा वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क की बात तो हो गई। अब उसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग ग्रेविटी सॉरी जिसको हम लोग डैम्पिंग टार्क कहते हैं। कौन सा टार्क? डैम्पिंग टार्क। डैम्पिंग टार्क, अगर हम लोग डैम्पिंग टार्क की बात करते हैं तो ये देखा गया कि हम ये कहते हैं कि ये जो है आपका स्केल है और यहाँ पे ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये स्केल है और इस स्केल के बाद यहाँ से हमने कहा था कि सप्लाई दी गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ होता है और इसी चैम्बर से यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ होता है। क्या होता है? एक पिस्टन लगा हुआ होता है। ये जो सेकंड कहलाता है, हम लोग इसको पिस्टन कहा जाता है। ये जो है वो
पिस्टन होगा। अब हमने ये कहा कि जब यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा तो ये पॉइंटर यहाँ पे पहुंचा होगा, यानी ये थीटा एंगल के बाद। अब ये देख रहे हैं कि ये जो है ये पॉइंटर यहाँ पे भी आने के बाद इस पॉइंटर में ऑक्सीलेशन हो रहा होगा। ये पॉइंटर जो है थोड़ा सा बहुत इधर उधर जो है ये घूम रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे एक जो है एयर चैम्बर बना लेते हैं और यहाँ पे ये पिस्टन के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमने ये देखा कि यहाँ पे पॉइंटर आया, ये तुरंत जो है इसके अंदर यहाँ पे गया होगा और यहाँ पे एयर गई होगी और ये जो है इसको तुरंत जो है ये पॉइंटर को रोक देता है। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे इस एमीटर में रीडिंग लेने के लिए खड़ा हुआ है, अगर ये आपका डैम्पिंग टार्क नहीं लगता तो हम ये कहते कि यहाँ से जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे पॉइंटर पहुंचा होगा, तो ये देख रहे हैं कि पॉइंटर जो है वो रुक नहीं रहा है, बार बार कंपन कर रहा होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं पढ़ पाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक डैम्पिंग चैम्बर, एक डैम्पिंग टार्क लगता है और इस डैम्पिंग टार्क से क्या होता है कि ये पॉइंटर जो है तुरंत कांस्टेंट हो जाता है और तुरंत ही रुक जाता है। तो रुकने के बाद जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, उसको हम लोग मेजर कर लिया जाता है। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी उसको मेजर कर लेते हैं। अब ये देखा जाए कि यहाँ पे जो डैम्पिंग टार्क है, बेसिकली 3 तरह के डैम्पिंग टार्क होते हैं। अगर ये देखा जाए कि जो डैम्पिंग टार्क है वो बेसिकली 3 तरह के डैम्पिंग टार्क होते हैं। इन तीनों के बारे में देख लिया जाए। एक आपका ईडी करंट डैम्पिंग होती है, पहला जो है वो ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग। दूसरा जो होगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। दूसरा जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है और तीसरी जो डैम्पिंग होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। कौन सी? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसका इन सब के बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा जाएगा, लेकिन ये है कि एडिंग डैम्पिंग की, ईडी करंट डैम्पिंग के उपयोग हम लोग एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है। तो ईडी करंट डैम्पिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां पे जो डैम्पिंग यूज होती है वह ईडी करंट डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। या फिर ये कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में जो डैम्पिंग यूज होती है वह भी ईडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है। उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के वोल्ट मीटर जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में हम लोग वोल्ट मीटर में जो डैम्पिंग यूज होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में अगर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात किया जाए कि इसमें जो है एक आपका मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी MI टाइप का। MI का मतलब मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर
इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसमें भी हम लोग इसी का उपयोग किया जाता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही उपयोग किया जाता है। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो डैम्पिंग यूज हो रही होगी उसमें से कौन कौन सी डैम्पिंग यूज हो रही है। तो एक आपकी ईडी करंट डैम्पिंग होती है, और ईडी करंट डैम्पिंग के लिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो वोल्टमीटर होता है वहां पे प्रयोग की जाती है, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए हम लोग मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे जो है हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब जो है या फिर नेक्स्ट क्लास में उसको जो है थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़े हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये देखा गया था कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। दूसरी बात ये थी कि इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट था, दूसरा जो है वो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा जो था वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट थे। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये देखा जाता था कि जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता था वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को स्केल पे तुरंत बता देता था, उसको हम लोग इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता था। तो उसी तरह से इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक निश्चित समय या एक टाइम ड्यूरेशन में जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेता है उसको हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इंटीग्रेटिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह जो है एनर्जी, ये बहुत पूछा जाता है, एनर्जी मीटर टाइप कि इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वह एनर्जी मीटर में उपयोग किया जाता है। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वह होते हैं कि जो एक निश्चित समय में या एक निश्चित टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद एक ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित कर देते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे आपका सीआरओ हो गया, इसी की जो मशीन होती है वो भी रिकॉर्डिंग टाइप ही इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल की बात की गई, तो प्रिंसिपल जो है वो ये देखा गया कि चाहे वो प्रिंसिपल की अगर बात किया जाए तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर ये देखा गया था। हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क, उसके बाद जो प्रिंसिपल हम लोग बात कर रहे थे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में ये देखा गया था कौन कौन से प्रिंसिपल थे उसकी बात हो गई थी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे उत्पन्न होता था, तो हम ये कह रहे थे कि अगर मान लिया जाए कि कोई यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया गया, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो है ये देखा गया कि हमने यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिया और इस पॉइंटर से ये स्केल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखा गया कि ये स्केल बना हुआ है, ये पॉइंटर जो होता है वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, एल्युमिनियम का पॉइंटर बना हुआ होता है। क्यों एल्युमिनियम का बना होता है, क्योंकि ये जो है एल्युमिनियम जो है काफी हल्का होता है, तो ये पॉइंटर जो है वो बहुत ही हल्का होता है। अगर किसी ने देखा होगा एमीटर, तो एमीटर में कुछ इस तरह से ये बना हुआ होता है, और यहाँ पे आपका स्टैंडल बना हुआ होता है, यहाँ से ये वैल्यू जो है वो निकली हुई होती है, और ये जो है वो स्केल बना हुआ होता है, और बेसिकली इस तरह से ये बॉक्स में बना हुआ होता है। तो ये देखा जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिक
तो ये प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। हमने ये कहा कि इसको जो है यहाँ पे एक स्क्रीन के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज दे दिया गया। तो ये देखा जाए कि यहाँ पे हमने ये कहा कि जैसे इसमें करंट फ्लो हुई होगी तो करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहले से है, तो इसके कारण यहाँ पे एक फोर्स लगा होगा और जो फोर्स लगा होगा वो F बराबर BI नेचर का एक फोर्स लगा होगा, जहाँ पे B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बता रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बता रहा है, और I जो है उसमें फ्लो होने वाली करंट है, और L जो है उस कंडक्टर की लेंथ को बता रहा होगा। अब इस फोर्स लगने के कारण यहाँ पे एक टार्क डेवलप होता है, और जैसे ही टार्क डेवलप होता है तो ये डिफ्लेक्ट होके ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क ये देखा गया था कि कहीं ना कहीं करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इसी करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टार्क यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। चाहे हम लोग हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल की बात कर ले, तो हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल में ये देखा गया था कि मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी, तो इस करंट फ्लो होने के कारण जो है यहाँ पे एक हीट उत्पन्न होता है जिसको H बराबर I²R इंटू टी। तो जो हीट उत्पन्न हुआ है उसके लिए ये देखा जाए कि क्या जिम्मेदार है, तो हम ये कहते हैं कि पहले तो ये रेजिस्टेंस है। अगर ये कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस जो है आर के हीट जो है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो उस रेजिस्टेंस के कारण जो है उसमें हमने ये देखा कि करंट फ्लो हो रही है। अब वो उस करंट फ्लो होने के बाद ये देख रहे हैं कि उसमें जो है हीट उत्पन्न हो रही है। और हीट उत्पन्न ऐसा नहीं कि उसमें समय भी, टाइम भी उसमें जिम्मेदार है, क्योंकि टाइम एक देखते हैं कि जितना ज्यादा टाइम लगे उसमें करंट, जितने देर तक करंट फ्लो हो रही होगी उतना ही ज्यादा हीट उत्पन्न हो रहा होगा। तो इस हीट उत्पन्न होने के कारण क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है उसकी वो क्या करेगा, जो कंडक्टर की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही देखेंगे कि पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हुआ, और उस डिफ्लेक्शन होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे टार्क डेवलप होता है जिसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है वो उसमें मेजर हो जाती है। उसके बाद बात हुई है कि कंट्रोलिंग टार्क। तो कंट्रोलिंग टार्क में ये देखा गया कि जो कंट्रोलिंग टार्क था उस कंट्रोलिंग टार्क में जितना डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा था, जितना डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो कंट्रोलिंग टार्क लगता है उसी को हम लोग कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर ही एक कंट्रोलिंग टार्क लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको हम लोग कंट्रोलिंग टार्क कहा जाता है। तो ये जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क की बात हो गई। अब उसके बाद जो है ये देखा गया कि यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टार्क हो गया, कंट्रोलिंग टार्क हो गया और डैम्पिंग टार्क। ये देखते हैं कि डैम्पिंग टार्क में क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है मतलब बेसिकली 3 तरीके की डैम्पिंग होती है। अगर डैम्पिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग यहाँ पे ऑसिलेशन देख रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है वो यहाँ पे पहुंचने के डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग लगने के बाद इस पॉइंटर में ऑसिलेशन होता है, यानी कि ये पॉइंटर जो हल्का सा इधर उधर मूव कर रहा होगा, तो उस पॉइंटर को तुरंत रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एक जो है डैम्पिंग टार्क लगता है, और उस डैम्पिंग टार्क की वजह से ये जो है पॉइंटर तुरंत ही रुक जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ये जो है आपका पूरा चैप्टर ये जो है इतना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।